दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम, क्योंकि सीटेट जो है आगामी दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है। आने वाले सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस जो 30 नंबर की पूछी जाती है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा। जो भी कैंडिडेट सीटेट डाले हैं वो इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि आगामी जो होने वाले यूपी टेट है, सुपर टेट है, बीपीएससी TRE-4 है, सक्षमता परीक्षा है इत्यादि, जहाँ भी आपको ईवीएस मिले उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तराखंड। दोस्तों, अगर चिपको आंदोलन की बात कर रहा है तो कौन सा राज्य सही हो जाएगा? चौथा राज्य उत्तराखंड सही हो जाएगा। चिपको जो आंदोलन है पेड़ों से संबंधित था। किस राज्य में हुआ था? ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया कुछ सवाल है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? पहला है एयर इंडिया है, दूसरा है किंगफिशर है, तीसरा है एयर सहारा है, चौथा है जेट है। तो दोस्तों, एयर इंडिया है, किंगफिशर भी है, जेट भी है। कौन वर्तमान में नहीं है? एयर सहारा, जो वर्तमान में अब चालू नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। पहला है इंदिरा गांधी सेतु, दूसरा है महात्मा गांधी सेतु, तीसरा है जवाहर सेतु और चौथा है बिहार सेतु। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य से संबंधित है तो किसको टिक करिएगा? महात्मा गांधी सेतु से टिक करिएगा। ये पटना जिला में पड़ता है। बिहार का सबसे बड़ा सेतु है, गंगा नदी पर बना हुआ है। किस पर? गंगा नदी पर बना हुआ है, पटना जिला में है, बिहार राज्य में है। इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन के। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक है वो है विटामिन के। कौन सा सही है? के। मतलब ये घाव में जो है रक्त का बहना नहीं रोकता है। विटामिन को के साथ हम लोग जाएंगे। अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी फंक जी ने। वैज्ञानिक का नाम है फंक। अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। अगर पूछा जाए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेबी होता है। अगर पूछा जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। क्या है? मिटा देते हैं। अगर पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ठीक है। और विटामिन बी का पूछा जाए तो थायमीन है। क्या है? थायमीन। विटामिन सी का पूछा जाए तो है तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। समझ में आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। पहला है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है प्लेग और चौथा है तपेदिक। अगर पूछा जाए मलेरिया किससे होता है तो याद रखिएगा मादा एनाफिज मच्छर से होता है। कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिज। अगर पूछा जाए चेचक की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की थी। समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए चूहों को काटने से कौन सा रोग होता है तो प्लेग रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सामाजिकरण है। पहला है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, दूसरा है किशोरावस्था में समाज से सीखना, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और चौथा है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो दोस्तों का प्राथमिक सामाजिकरण की बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चा सर्वप्रथम किससे सीखता है। देखिए, बच्चा सदैव जब छोटा होता है तो अपने परिवार और मित्र से सीखता है। शिक्षकों तब शिक्षक से कहाँ वातावरण होगा, समाज से कहाँ जुड़ता है? पहले तो जुड़ेगा अपने परिवार से। किशोरावस्था में कहाँ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्राथमिक सामाजिक जो विकास होता है वो परिवार और मित्रों से होता है। दोस्तों, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले आप अपने परिवार और मित्रों से हिलना मिलना शुरू कर देता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। उसके पश्चात जो है अन्य अन्य विद्यालय हुआ, शिक्षक हुआ और सब बातें आ जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गन्ना, तीसरा है गेहूं और चौथा है मक्का। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि चावल गर्मियों में बोया जाता है, गन्ना गर्मियों में बोया जाता है और मक्का भी गर्मियों में बोया जाता है। खरीफ की फसल का मतलब ये होता है जो फसलें मई जून में बोई जाएं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएं, उन सभी फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। जो आपकी गेहूं की फसल होती है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, जबकि अप्रैल मई में काटी जाती है। इसलिए कैसी फसल है? ये रबी की फसल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? मतलब बायोगैस में नहीं संयंत्र होता है। पहला है पशुमल, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है जैव कचरा और चौथा है मानव मल। तो दोस्तों मानव मल जो है वो भी बायोगैस का एक हिस्सा है, जैव कचरा भी एक हिस्सा है और पशुमल भी एक बायोगैस का हिस्सा है, क्योंकि बायोगैस में भी मीथेन गैस पाई जाती है इन सबके संयोग से। ठीक है, धान के खेतों में बात की जाए तो वहाँ भी मीथेन पाई जाती है। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पहला है हंस, दूसरा है मोर, तीसरा है कोयल और चौथा है मैना। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करेगा तो मोर है, अगर राष्ट्रीय पशु की बात करेगा तो बाघ है। क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय फूल की बात करेगा तो कमल है। ये सब नेशनल अपने जो हैं वो भी याद रखिए, बेसिक है, ज़रूरी नहीं कि पूछा ही जाए, मगर तब भी मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए आपको याद होना चाहिए कोई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन।
ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन है एक दिशीय रूप में, दूसरा है बहुदिशीय रूप में होता है, तीसरा है चक्रीय रूप में होता है और चौथा है उभय दिशीय रूप में होता है। तो दोस्तों जो ऊर्जा का जो प्रवाह है खाद्य श्रृंखला में वो एक दिशीय रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा का अगर प्राथमिक स्रोत पूछा जाए या पारितंत्र में पूछा जाए, आप सीधे सूर्य के प्रकाश को लगाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। वनस्पति से कोई लेना देना नहीं है, परमाणु ऊर्जा दूर दूर तक नहीं है, भोजन से भी कोई लेना, इसलिए कौन सा हो जाएगा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बिहार में लीची सबसे ज़्यादा होती है और लीची के लिए सबसे प्रसिद्ध है जिला मुजफ्फरपुर। गया नहीं है, पटना राजधानी है, जहानाबाद भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर सही हो जाएगा। ये बिहार में लीची के नाम से फेमस है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। ठीक है, अगर पूछा जाए बिहार में राज्यों की संख्या कितनी है, 38। ठीक है, और लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। सर्वाधिक जो है जनघनत्व कहाँ का है, यह है बिहार राज्य का। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है बाजरा, चौथा है मक्का। तो दोस्तों जो बिहार है या पश्चिम बंगाल, इन जो है प्रदेशों का, इन लोगों का जो मुख्य भोजन है वो चावल है। क्या है, चावल। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ऐसे अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, मगर इसमें बात की है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप लोग याद रखिएगा, समानता एक ट्रिक होती है। समानता एक ट्रिक होती है। जो सारी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर, सा माने होता साबरमती, माँ माने होता माही, ना माने नर्मदा, ता माने ताप्ती। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी पर पूछ रहा है, तो आप लोग नर्मदा को टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ये कहाँ से निकलती है, हमारे कंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। अगर मुझे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये दोस्तों जो कथन था ये मिस्टर जीन पियाजे जी का था। इन्होंने बच्चों पर ही सब कुछ रिसर्च किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है जीन पियाजे से सवाल, इसलिए इसे छोड़िएगा मत। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। पहला है सत्व मूल्यांकन, दूसरा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तीसरा है निदात्मक मूल्यांकन, चौथा इकाई मूल्यांकन। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक जो है वो हमें निदात्मक मूल्यांकन का निर्माण करना सिखाती है। जब भी किसी बच्चे का मूल्यांकन रेगुलर करेंगे
तो उसमें जो समस्याओं को जानकारी जो होती है वही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। निदानात्मक का मतलब ये होता है कि बच्चों की जो समस्या है उसका पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब है जो समस्या का आपने पता लगाया है उसका निदान खोजना, उसको समस्या सुलझाना। निदान मतलब होता है समस्या को पकड़ना। इसे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है वैधता नहीं है, दूसरा विश्वसनीयता नहीं है, तीसरा वस्तुनिष्ठता नहीं है, और चौथा उत्तीर्ण करना नहीं है। तो दोस्तों अच्छे परीक्षण में जो है वैधता भी आएगा, विश्वसनीयता भी आएगा और वस्तुनिष्ठता भी आएगी। कौन नहीं आता है? उत्तीर्ण करना एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए हम इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे शब्द निगेटिव होते हैं, इनसे बच के रहना है। कौन से रहना है? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? दोस्तों बच्चों को रटना नहीं, हमें केवल उनकी मेमोरी को डेवलप करना है। पहला वस्तुनिष्ठ करेंगे, दूसरा लघु उत्तरी करेंगे, तीसरा दीर्घ उत्तरी करेंगे और चौथा है निबंधात्मक करेंगे। कैसे प्रश्न पूछेंगे आप लोग? अगर रटने की प्रवृत्ति आपको हटानी है तो सदैव ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे जो एक शब्द में होते हैं। ऐसे बच्चे जो है उनसे रटने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पहला है पाठ्यपुस्तक, दूसरा है पौधों का अवलोकन, तीसरा है श्यामपट्ट और चौथा है पौधों का चित्र। तो दोस्तों पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या होना चाहिए? अगर बच्चों को पौधों के बारे में सिखाना है तो उनके पौधों का अवलोकन कराएंगे कि क्या बीज है, कहाँ तना है, कहाँ जड़ है, कहाँ शाखा है। ऐसे उनको दिखाएंगे तब उनके जहन में ज्ञान में बैठेगा दिमाग में कि हमको पौधों का अवलोकन कराएंगे, तभी उनमें समझ विकसित होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़के लड़कियां की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है। जरूरी नहीं है कि लड़का अधिक बुद्धिमान हो, लड़की नहीं होगी। ये ऐसा कतई संभव नहीं है। ये तो पूर्व धारणा है। सही है, कतई नहीं हम कहेंगे सही है। कोई लड़का लड़की से तेज हो सकता है, कैसे हम कह देंगे सही हो जाएगा? पहला है सही हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये भी नहीं हम कहेंगे। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि लड़का ज़्यादा बुद्धिमान होगा, लड़की ज़्यादा बुद्धिमान होगी। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं कहना चाहिए लड़का बुद्धिमान होगा, लड़की बुद्धिमान नहीं होगी। आजकल लड़कियां भी कमज़ोर नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिभाग कर रही है, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? पहला एकीकृत है, दूसरा है उपविषय है, तीसरा है समन्वित है, चौथा है वैकल्पिक है। तो बिहार राज्य में जो है कक्षा 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है वो समन्वित है। कैसा है? समन्वित। सभी को मिला जुला के वहाँ सिखाना पड़ता है जिससे बच्चा देखे, सीखे और करे। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है पिकनिक मनाना, या पर्यावरण अध्ययन में अगर हम लोग भ्रमण पर ले जाएंगे तो पिकनिक का कोई वास्ता नहीं है। मनोरंजन भी नहीं कराएंगे, उनको हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष अनुभव दिखाएंगे। यदि हम साइंस सिटी ले जाएंगे, जू ले जाएंगे, आज जहाँ भी ले जाएंगे उनको हम डायरेक्ट अनुभव उनको दिखाएंगे
कि कैसे आपको लाइफ में कैसे आप देखेंगे, कैसे आप महसूस करेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। सरकारी योजना पर कतई नहीं जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? पहला है योजना विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है वाद विवाद विधि। तो दोस्तों पर्यावरण के लिए प्राथमिक स्तर पर सदैव कहानी के माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको कहानी के माध्यम से अगर सिखाया जाए तो उनको एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा जागरूकता विकसित होती है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी और चौथा है गृह कार्य पूर्ण करना। अगर पूछा जाए अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशनल शिक्षण कब होगा? अधिकतम उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। कक्षा में खामोशी सन्नाटा बीत रहा है, इसका भी कोई लेना देना नहीं। गृह कार्य से क्या मतलब? अगर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो एक्टिव शिक्षण है, मतलब कक्षा अच्छे से संचालित हो रही है, मतलब टीचर का भी मन लग रहा है, बच्चों का भी मन लग रहा है। इस स्थिति में अभिप्रेरित शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पहला है मानव, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल, चौथा है सौरमंडल। तो दोस्तों पूछा जाए तो पर्यावरण का मानव भी घटक है, वायुमंडल भी घटक है और जलमंडल भी घटक है, जबकि सौरमंडल जो है ये पर्यावरण का घटक नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ चलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। ये भी काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको भी टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में पहला ऑप्शन है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकसित होती है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, तीसरा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और चौथा है पिछले सीखे को नए अधिगम के अलग करती है। अगर पूछा जाए सीखने की प्रक्रिया क्या करती है तो दोस्तों देखिएगा पहला ही ऑप्शन आपको मजबूत दिखाई दे रहा है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ चलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव जो है कोटेशन दिया है। बच्चों में मेमोरी को नहीं मजबूत करना, निगेटिव शब्द है। एक दिशा में सोचने के लिए कतई नहीं कहेंगे हम उससे। पिछले सीखे हुए अधिगम से क्या लेना देना, अलग करती, बिल्कुल नहीं। उसको क्या करेंगे, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? पहला है नेशनल ज्योग्राफी, दूसरा है डिस्कवरी, तीसरा है एनिमल प्लैनेट, चौथा है उपभोग सभी। देखिए जो भी 1 to 5 के बच्चे होते हैं उनको EVS पढ़ाना अगर है तो अगर उनको चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उनकी मेमोरी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता आदि विकसित होती है। तो उनमें नेशनल ज्योग्राफी से पढ़ाएंगे, डिस्कवरी पर उनको दिखाएंगे, एनिमल प्लैनेट से भी दिखाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? दोस्तों जो NCERT है वो केंद्र सरकार की होती है, मतलब सेंट्रल लेवल पर जो है इसका पाठ्यक्रम होता है। सेंट्रल लेवल पर वहाँ किताबें चलती हैं NCERT की।
अगर पूछा जाए राज्य स्तर पर कौन सी पुस्तकें चलती हैं तो SCERT चलती हैं, ठीक है। NCT एक शिक्षा की संबंधित संस्था है और MHRD बहुत पिछड़ी संस्था है शिक्षा संबंधी, इसको भी हटा देंगे। तो राज्य से संबंधित है, इसे SCERT के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पहला है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, दूसरा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, तीसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, और चौथा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 है अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। कोई भी आप बीज बोएंगे उसकी सारी संकल्पना बच्चों में ध्यान से उसको विकसित करेंगे, विभिन्न चरणों के माध्यम से बीज बोना, अंकुरण आदि आदि जो हम बच्चों को विभिन्न स्टेप के माध्यम से उन्हें सिखाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये पर्यावरण का 30 क्वेश्चनों का सेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने कैरियर को अहम बनाइए, अपने माता पिता का सपना साकार करिए। इसी प्रकार मुझे आगे क्वेश्चनों की श्रृंखला लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।